नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जिस तरह से 11 कालसर्प दोष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है ना, आप ये देखना आपको ना इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, कहीं पे भी ना एक वीडियो में एक कालसर्प दोष के बारे में जिस तरह से मैंने उसके लक्षण, उसके निवारण के लिए आपको जानकारी दी है, कहीं पे नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी। आप हमेशा हर जगह ट्राई कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं, लोग लिखी हुई कही हुई बातों के अनुसार आपको बताएंगे। मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको किस तरह से बता रहे हैं, जो ग्रह जहां पे बैठा हुआ है, जिस घर का, जिस भाव का जैसा नेचर होता है, जैसा स्वभाव होता है, उसके अनुसार उसके लक्षणों के आधार पर हम बता रहे हैं। कहीं पे पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है ये वो ज्ञान है जो कुंडली हमें बताती है कि इस तरह के कालसर्प दोष के इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, इस तरह से उसका निवारण करना चाहिए, ठीक है। 12वीं तरह का कालसर्प दोष मतलब शेषनाग कालसर्प दोष। ये कालसर्प दोष अन्य कालसर्प दोष से ना एकदम अलग है, एकदम अलग। वो पता है क्यों अलग है? देखना, पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, कुंडली इसी हिसाब से होती है जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12वें भाव में राहु होगा और 6वें भाव में केतु होगा। अब देखिए दोस्तों, अलग क्यों पता है? अलग इसलिए है कि 12वां भाग किसका होता है? व्यय और हानि। व्यय का होता है और हानि का होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं 6वां भाव की, तो 6वां किसका होता है? शत्रु और रोग। मतलब दोनों ग्रह ऐसी जगह बैठे हुए हैं, अगर इनका बैलेंस थोड़ा सा गलत होता है ना, इधर उधर होता है। यह शेषनाग को देखा है आपने? बैलेंस एकदम बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर इनका बैलेंस गड़बड़ होता है ना, तो इंसान का जीवन ना बद से बदतर हो जाता है। हल्का सा बैलेंस गड़बड़ होता है, बैलेंस भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि 12वां भाग व्यय का और हानि का, लेकिन 12वें भाग का स्वामी पता है कौन सा होता है? सोचिए राहु। 12वें भाग के स्वामी राहु होते हैं, और राहु अपने घर में मौजूद हैं, अपने घर में ही है, लेकिन कौन से में? खर्चा वाले में, हानि वाले में, ठीक है। अच्छा, 6वां भाग दोस्तों, 6वें भाग का स्वामी केतु, मतलब शत्रु रोग। इन्होंने अपने योग से इनको बांध रखा है, खर्चा भी आपका नहीं ज्यादा होने देंगे ठीक है, और आपको रोग और ये शत्रु वगैरह में भी, उसमें भी, ठीक है। शत्रु बनेंगे लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। ये ऐसे शत्रु होंगे कि जिनसे आज लड़ाई हुई और कल दूर, हाँ भाई तुझे मुझसे मतलब नहीं, मुझे तुझसे मतलब नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस कालसर्प दोष में दोस्तों केवल इनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये तो ठीक है कि हाँ भाई सारे ग्रह या तो इधर हो गए या इधर हो गए, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन इनसे ज्यादा स्थिति जो इसमें नंबर लिखे हुए ना, पहली बात तो ये नंबर जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी राशि में है, ये कौन सी राशि में है, ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 12वें भाग में अगर बुध लिखा हुआ है, तो आप ये मानिए कि बुध नहीं, सॉरी, वो 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी बुध, ठीक है। अच्छा, तो ये मान के चलिए ऐसे लोगों को ना बोलने में समस्या होती है। अब बोलने में समस्या होगी तो इसका मतलब ये है कि वो हानि वाली चीज है। मतलब आप ना अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और आपको ये मान लो कि उसका ना खर्चा मतलब वो उठाना पड़ेगा, हानि होगी आपकी वहां पे बुद्ध के साथ आपकी। अगर गुरु है, ठीक है, गुरु सपोज करिए वहां पे अगर 12 लिखा हुआ है, तो 12 का मतलब मीन राशि हो गई, और मीन राशि का स्वामी गुरु हो गया। तो मतलब एक तरह से गुरु चांडाल दोष बना रहा है। आपके गुरु बार बार आपके मतलब दोनों में जो शत्रुता है, शत्रुता के आधार पर वो उसे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहु के घर में कोई और कैसे रह सकता है? राहु के घर में कोई और कैसे रह सकता है? यह सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं इस दोस्त के लिए। आप ये देखिए कि एक सज्जन आदमी है, ठीक है, सज्जन आदमी के घर में अगर कोई एक बदमाश, कोई उसका दुश्मन अगर आ जाता है ना, तो वो 50 तरह की चीजें सोचता है। क्या करें, क्या नहीं करें, इसके खिलाफ क्या एक्शन लें, कौन सी कार्रवाई करें,
ठीक है, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। फिर सोचते हैं चल ठीक है, आज के बाद आ गया और हल्की फुल्की जिस तरह से व्यवस्था कर करा के उसे भेज दिया, भाई तू एक काम कर अपने घर जा, हमारे घर मत आया कर। यही चीज़ होगी ना। गुस्सा तो आपको आएगी लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो शत्रु है, और शत्रु कैसा है, हो सकता है कि आपसे बलिष्ठ हो। आप बार बार सोचेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, क्या मतलब है, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कर दो, ऐसे लोगों से दूर रहो, वो ज़्यादा बढ़िया है। इस तरह की चीज़ें सोचते ना सज्जन के घर में। अब आप ये सोचिए कि अगर एक शत्रु का घर है और आप उसके घर में जाते हैं, मतलब कोई एक सज्जन आदमी जाता है, बिल्कुल भी कद्र नहीं करेगा उसकी, बिल्कुल कद्र नहीं करेगा, और गुस्सा में लाल पीला हो जाएगा, मेरे घर पे आया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, इस तरह से आया है। तो मतलब ये देखिए कि अगर शत्रु के घर में अगर कुछ ऐसा जो ग्रह होता है ना, जो शुभ ग्रह होता है, अगर वो पहुंच जाता है तो ये चिढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया, ये काल सर्प दोष सबसे अलग है। अगर ये दोनों अकेले बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में कुछ ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। बस इसी तरह से वहां पे जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर के अनुसार भी एक चीज, इस चीज की गणना होगी कि नंबर कौन सा दे रखा है। इस तरह का वो तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई समस्या हो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, दूसरा दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नंबर जो लिखे हुए हैं, ठीक है, नंबर के अनुसार जैसे हमने यहां पे देख लिया 6वें भाव में, ऐसे हमने 12वें भाव में देख लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, दूसरी स्थिति यह कि उदाहरण के लिए अब इसको हम छोड़ देते हैं राहु केतु। इसके अलावा मंगल, क्योंकि इधर वाले हिस्से में अगर हम बात करेंगे 12 से 6 तक के, तो चौथे भाव में, पहले भाव में, ठीक है, 8वें भाव में, मतलब अगर इस तरफ अगर मंगल है ना, तो आप ये मानिए मंगल दोष भी आपके ऊपर लग गया, और जैसे ही दोष लगा तो राहु और केतु को पावर मिली, मतलब काल सर्प दोष प्रभावी ज्यादा हुआ। ठीक है। अच्छा, ये एक वजह हो गई। दूसरा मंगल के साथ अगर शनि उपस्थित है किसी भी ग्रह में, जिनसे काल सर्प दोष बनना, उधर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मंगल के साथ शनि है तो एक तरह से अंगारक दोष, और जैसे द्वंद्व दोष बोलते हैं, वो भी बना। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं सपोज करिए 10वें भाव में, या फिर आप उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि किसी भी भाव में, चलो किसी भी भाव में सूर्य और शनि साथ साथ हैं, तो पितृदोष बन गया। तो जो काल सर्प दोष है इसको बेनिफिट मिला। मतलब शेषनाग काल सर्प दोष तब प्रभावी होता है जब आपकी कुंडली में किसी और भी अन्य तरह का दोष हो, किसी भी अन्य तरह का। काफी बार हमने देखा है, जैसे कि चंद्र के एक घर उधर और एक घर इधर, अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो केमद्रुम दोष हो गया। केमद्रुम का मतलब ये मान लो दोस्तों कि लोगों में ना डिप्रेशन की जबरदस्त समस्या रहती है, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं लोग। तो इससे मतलब किसे बल मिला, काल सर्प दोष को, शेषनाग को। वो शेषनाग बनता है, शेषनाग बन जाता। वो शेषनाग कब बनेगा, जब आपकी कुंडली में किसी अन्य तरह का दोष होगा, क्योंकि राहु और केतु अपने अपने भाव में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, वो कहीं दूर नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो पहली बात तो दोस्तों ये कि जो नंबर काउंटिंग दिखाई दे रही है उसके अनुसार कौन सी राशि है उस घर में, राहु कौन सी राशि में बैठे हुए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि कोई अन्य दोष तो आपकी कुंडली में नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से बनता है तो वो दोष जो शेषनाग काल सर्प दोष बन जाता है। इस तरह से दोस्तों ये शेषनाग काल सर्प दोष होता है। ठीक है, ध्यान रखना, शेषनाग काल सर्प दोष वाले लोगों को काफी बार जैसे कुंडली में मंगल दोष होता है, तो ऐसा नहीं कि आप त्र्यंबकेश्वर में ही मंगल दोष की पूजा कराएं, कभी मत कराना, उज्जैन में ही कराना, क्योंकि मंगल दोष की पूजा उज्जैन में ही होती है, अंगारक दोष की पूजा उज्जैन में ही होती है, त्र्यंबकेश्वर में नहीं होती। अगर कोई भी गुरुजी आपसे कह रहे हैं कि यहीं पे हम पूजा कर देंगे, तो उनसे ना वो वाली पूजा भी मत करवाइए जो आप पूजा कराने गए हैं, क्योंकि वरदानी पंडित जी आपसे यही कहेंगे आप ये वाली पूजा उज्जैन में ही करवाइए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और इसके साथ अगर मंगल दोष या अंगारक दोष के अलावा किसी और तरह का दोष है, तो आप इस दोष की पूजा आप त्र्यंबकेश्वर में साथ में करवा के आइए, चाहे वो आपका पितृदोष हो
या फिर शनि शापित दोष हो, किसी भी तरह का दोष अगर आपको प्रतीत हो रहा है तो आपको ये पूजा उसके साथ करानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको 12 तरह के कालसर्प दोष के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसी जानकारी मैंने तो अभी तक नहीं देखी है इंटरनेट पे। मैं भी इंटरनेट पे देखता रहता हूं तो वहां पे मुझे दिखाई नहीं दी है, इसीलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जानकारी देना। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना एकदम डायरेक्ट फोन करते हैं, और फोन पे बात करने का मतलब ये हो गया कि वो ना एक बार जब फोन लग जाता है उसके पश्चात वो आधा घंटा 1 घंटा तक ना एकदम वो लगे रहते हैं। जो बातें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं उसे भी वो ना फोन पे सुनना चाहते हैं। पता नहीं जाने क्यों ऐसी इच्छा सी रहती है कि ये मुझसे ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी चीजें पूछ लूं। सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप करिए, केवल व्हाट्सएप। आपको क्या करना है, मेरा नाम ये है, मेरी जगह मैं यहां से बात कर रहा हूं, मुझे इस तरह की पूजा उज्जैन में करानी है या त्र्यंबकेश्वर में करानी है वो मुझे बताइए। या फिर हो सकता है आप मुझे अपनी कुंडली भेज दीजिए कि मेरी कुंडली में दोष देखिए, मुझे त्र्यंबकेश्वर में पूजा करानी है। इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो मैं सभी लोगों की मदद कर पाऊंगा। अन्यथा 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक ना मुझे जबरदस्ती वो फोन काटना पड़ता है, क्योंकि ना ऐसी चीजों से ना वो एक बोरियत सी महसूस होती है कि जबरदस्ती आप उन्हीं चीजों को एकदम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अपना कहने का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे माध्यम से पूजा कराइए। अपना उद्देश्य यह है कि आपको निश्चित मुहूर्त में विधि विधान से जो पूजा की प्रोसेस बताई गई है उसके अनुसार वरदानी पंडित जी से, और जो स्थान बताया गया ना वहीं पे वही पूजा कराइए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।